Hello friends, myself Upendra Kumar Verma, Assistant Professor Physics, Government Dr. Indrajit Singh College Akaltara. And for this video lecture, I have selected topic Fermat's principle, that is principle of extreme path, class BSc part 2, subject physics, paper 2 and chapter geometrical optics. फर्मेट ने सबसे पहले ये कहा कि जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गमन करता है तो वो उस पाथ का अनुसरण करता है जिस पर लिया गया समय न्यूनतम होता है। अब यहाँ पर हम प्रकाश की जो मूलभूत प्रॉपर्टी है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट पे विचार करें। यदि प्रकाश बिंदु ए से बी तक गमन करता है और हम जानते हैं कि प्रकाश एक स्ट्रेट लाइन में गमन करता है, तो इससे ये सत्यापित होता है कि प्रकाश उस पथ का अनुसरण कर रहा है जिस पर लिया गया समय मिनिमम है। लेकिन कुछ और घटना जैसे प्रकाश का परावर्तन अलग अलग मिरर के द्वारा या प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम में जाता है तो हम ये भी पाते हैं कि प्रकाश उस पथ का अनुसरण करता है जिसमें लिया गया समय अधिकतम होता है। इसलिए फर्मेट ने जो सिद्धांत दिया उसके अनुसार जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गमन करता है तो उस पथ का अनुसरण करता है जिस पर लिया गया समय या तो मिनिमम होता है या तो मैक्सिमम होता है। हम ये मान लेते हैं कि यदि प्रकाश बिंदु ए से बी तक गमन करता है और ये ए पी बी एक वास्तविक पथ है, साथ ही साथ हम एक दूसरा पथ का कल्पना करते हैं जो ए क्यू बी है। इस स्थिति में यदि ये वास्तविक पथ और ये काल्पनिक पथ दोनों पथों में अंतर पथांतर ds हो और इन दोनों पथों में जाने में लिया गया समय में अंतर दैट इज समयांतर यदि dt हो तो फर्मेट के सिद्धांत के अनुसार dt अपॉन ds that is equal to 0. This is the condition for maxima or minimum. अब इस फर्मेट के सिद्धांत का सत्यापन हम परावर्तन और अपवर्तन की घटनाओं में करेंगे। हम यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं और इसमें परावर्तन के लिए हम ये मानते हैं कि बिंदु ए से बी तक जो परावर्तित होकर किरण आ रही है उसमें ए एम बी एक वास्तविक पथ है। साथ ही साथ हम एक दूसरे पथ की कल्पना करते हैं जो कि ए एन बी है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि हम जो दूसरे पथ की जो कल्पना कर रहे हैं वो उन सभी पथों को रिप्रेजेंट करता है जो वास्तविक पथ के अलावा है। अब यहाँ पर हम ए और बी को फोकस मानकर एक ऐसे दीर्घवृत्त की रचना करते हैं जो बिंदु एम को स्पर्श करते हुए निकलती है। अब इसकी गणितीय व्याख्या करने के लिए हमको दो कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। किसी भी दीर्घवृत्त में जहाँ पर ए और बी फोकस है तो इसके सरकमफरेंस के किसी भी बिंदु से इन दोनों फोकस बिंदुओं की दूरी का योग हमेशा नियतांक होता है। दूसरा चीज, इस त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। अब ये दीर्घवृत्त के कंस्ट्रक्शन के पश्चात हम जो काल्पनिक पथ लिया गया है
और जो वास्तविक पथ लिया गया है, दोनों में यदि पथांतर देखें तो हम ए एन बी को ऐसे लिख सकते हैं, एम बी को ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पे ए एन को हम दो भाग में स्प्लिट कर सकते हैं जैसे चित्र में दिया है। उससे हमें, और ये जो सेकंड पार्ट है ए एम प्लस एम बी, उसको हम ये जो दीर्घवृत्त के गुण से हमें जो संबंध मिला है उससे हम रिप्लेस करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमें एम डैश एन प्लस एन बी माइनस एम डैश बी ये एक्सप्रेशन मिलता है, जो ये कहता है कि ये तीनों जो टर्म है वो त्रिभुज की तीन भुजा है, जहाँ पे दो भुजाओं का योग है ये, और ये तीसरी भुजा उसमें माइनस हुआ है। इसका मतलब जो ये फर्स्ट टर्म है वो ये दोनों का जो योग है वो इस तीसरी भुजा से अधिक है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव आएगा। यदि ये पॉजिटिव आता है, इसका मतलब जो काल्पनिक पथ लिया गया है वो वास्तविक पथ से अधिक है। मतलब इस परावर्तन में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में उस पथ का अनुसरण करता है जिस पथ पर लिया गया समय न्यूनतम होता है। हम यहाँ पर कॉन्केव मिरर लेते हैं और यदि इसमें ए एम बी वास्तविक पथ है और ए एन बी ये काल्पनिक पथ है, अब हम बिंदु एन को स्पर्श करते हुए एक दीर्घवृत्त की रचना करते हैं जहाँ पे ए और बी दोनों फोकस है इस दीर्घवृत्त की। जब ये काल्पनिक पथ ए एन को एक्सटेंड करते हैं तो वो दीर्घवृत्त को बिंदु एम डैश पर क्रॉस करती है। तो दीर्घवृत्त की जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार ए एम प्लस एम बी इज इक्वल टू ए एम डैश प्लस एम डैश बी, ये हमको एक कंडीशन मिलता है। अब हम जो दोनों पथ लिए हैं, काल्पनिक पथ ए एन बी और वास्तविक पथ ए एम बी, इन दोनों में पथांतर देखें तो हमें ये कंडीशन मिलता है। अगेन सेम ट्रायंगल, तो ये जो अंदर की राशि है, ब्रैकेट के अंदर की राशि पॉजिटिव होगी, बाहर हमने निगेटिव लिया है, इसका मतलब ये पूरा पूरा निगेटिव होगा। इसका मतलब जो वास्तविक पथ है, ये जो काल्पनिक पथ है उससे बड़ा होगा। दैट मीन्स ए एम बी इज ग्रेटर देन ए एन बी। तो इस विवेचना का जो कंक्लूजन है वो ये कहता है कि जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु में गमन करता है तो उस पथ का अनुसरण करता है जिस पथ पर लिया गया समय अधिकतम होता है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम ये पाए थे कि लिया गया समय न्यूनतम था, उस पथ का अनुसरण करता है जिसमें लिया गया समय न्यूनतम था, और यहाँ पर हम ये पाते हैं कि उस पथ का अनुसरण करता है जिसमें लिया गया समय मैक्सिमम है। अब हम फर्मेट के सिद्धांत का सत्यापन रिफ्रैक्शन की घटना में करेंगे। उसके लिए हम एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो दो प्रकाशीय माध्यम एक जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, माध्यम दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इन दोनों को अलग करता है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माध्यम एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इज ग्रेटर देन μ2। इस कॉन्सेप्ट में जाने के पहले हम देखते हैं कि प्रकाशीय दूरी क्या होता है। यदि एक ऐसा पृष्ठ है जो दो माध्यम को अलग करता है, माध्यम 1 μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माध्यम 2 μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बिंदु जो प्रकाश x से z तक x y z दिशा में गमन करता है उसके लिए प्रकाशीय दूरी का मान होगा μ1 xy प्लस μ2 yz। ये होता है प्रकाशीय दूरी।
हम यहाँ पर एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करते हैं पी डेस जो प्रकाशी ये एक ऐसा बिंदु पथ है जिसके लिए प्रकाशी दूरी, मतलब इस पृष्ठ से होके जाने वाली अलग अलग प्रकाश की किरणों के लिए प्रकाशी दूरी नियतांक होता है। मतलब एक जो पथ है ए पी बी, इसकी प्रकाशी दूरी μ1 AP प्लस μ2 PB, तथा दूसरा प्रकाश ए पी डेस बी, जिसके लिए प्रकाशी दूरी होगा μ1 AP डेस प्लस μ2 P डेस बी। ये नियतांक होगा, मतलब एक दूसरे के बराबर होंगे। अब हम जो कल्पना किए थे ए पी बी ए वास्तविक पथ है और ए क्यू बी काल्पनिक पथ है। इन दोनों पथों में अंतर ए क्यू बी माइनस ए पी बी, इन दोनों की प्रकाशी दूरी लिखें। उसके बाद जो ए क्यू है उसको दो भाग में स्प्लिट किए, ए पी डेस माइनस ए क्यू, तथा जो सेकंड पार्ट है उसकी वैल्यू समीकरण 1 से हम रख दिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि μ2 वाला दो टर्म है, हम μ2 वाला ये जो दोनों टर्म है उसमें ये जो त्रिभुज के दो भुजा आ रहा है, इसलिए हम तीसरी भुजा लेने के लिए μ2 क्यू पी डेस प्लस μ2 क्यू पी डेस एक बार माइनस कर लेते हैं, एक बार प्लस, और ये जो रेस्ट टर्म है। अब यदि हम माइनस μ2 कॉमन लें तो ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं में दो भुजाओं का योग और ये तीसरी भुजा। इसी प्रकार माइनस क्यू पी डेस अगर कॉमन ले तो हमें मिलता है μ1 माइनस μ2। अब चूंकि ये धनात्मक राशि है, बाहर ऋणात्मक है, चूंकि μ1 इज ग्रेटर देन μ2 तो ये धनात्मक राशि है, बाहर ऋणात्मक है, इसलिए ये टोटल वैल्यू ऋणात्मक होगी। इसका मतलब जो वास्तविक जो पथ है वो जो काल्पनिक पथ से बड़ा होगा, दैट इज ए पी बी इज ग्रेटर देन ए क्यू बी। तो ये घटना ये कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो वो उस पाथ का अनुसरण कर रहा है जिस पाथ में लिया गया समय मैक्सिमम होता है, जो कि फर्मेट के सिद्धांत का सत्यापन करता है। थैंक यू।